नमस्कार। मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस रायपुर में पुनः स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के मध्यकालीन इतिहास में रतनपुर के कलचुरी वंश और रायपुर के लाहौरी शाखा पर लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, आज के इस वीडियो में केवल और केवल रतनपुर के कलचुरी वंश और रायपुर के लाहौरी शाखा पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न जो है मध्यकाल में केवल इन्हीं जो है टॉपिक से बार बार पूछा गया है। अगर आप सीजीपीएससी प्री, व्यापम, शिक्षक भर्ती या आगामी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को लगाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में 1000 गांवों का प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? किसकी बात हो रही है? छत्तीसगढ़ राज्य में आपका मध्यकाल में कलचुरी वंश की बात हो रही है और बोल रहे 1000 गांव का स्वामी। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अगर मैं पूरे जो है मध्यकाल में अगर मैं कलचुरी वंश के साम्राज्य विस्तार की बात करूं, उसमें कई जो है अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां था। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका निचले स्तर पे आपका ग्राम था, ग्राम के ऊपर क्या आपका बरहो, बरहो के ऊपर क्या आपका हमारा आपका गढ़ था, गढ़ के ऊपर क्या आपका मंडल, मंडल के ऊपर क्या हमारा क्या था आपका जनपद था। और इन सभी के अलग अलग प्रमुख जो कि आपका अधिकारी थे। हम बहुत समान जानते हैं कि 1,00,000 गांव का जो अधिपति है उसे कहा गया था महामंडलेश्वर। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो 50,000 गांव का जो स्वामी मुखिया है उसे क्या बोला गया था आपका मांडलिक। वैसा ही एक प्रश्न है, 1000 गांव के स्वामी को क्या बोला गया था? ऑप्शन ए सामंत, बी जमींदार, सी दीवान और डी आपका चतुरांशक। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं सामंत की बात करूं तो 10,000 गांव का मुखिया को क्या बोला गया था? आपका सामंत बोला गया था। वही अगर हम 5,000 गांव का स्वामी बोलेंगे लघु सामंत। लेकिन यहां पास 1000 गांव की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे उसे बोला गया था कि आपका चतुरांशक। अर्थात 1000 गांव के प्रमुख अधिकारी को चतुरांशक बोला गया था, ऐसा को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में दूधाधारी मठ का संस्थापक निम्न में से कौन था? और किसकी बात हो रही है? मध्यकालीन छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, दूधाधारी मठ। तो ध्यान रखेंगे, हम पढ़ते हैं रायपुर के लाहौरी शाखा में, रायपुर के लाहौरी शाखा में एक शासक आएंगे कौन? आपका जैत सिंह। लगभग 17वीं शताब्दी में एक शासक होंगे रायपुर क्षेत्र में, जैत सिंह। इनके कार्यकाल में एक व्यक्ति होंगे कौन? महंत कौन? आपका बलभद्र के आपका दास। ध्यान रखेंगे, ये जो है भगवान हनुमान के भक्त होते हैं। वो एक मूर्ति स्थापित करते हैं और उनके ऊपर क्या करते हैं? दूध का सेवन करते हैं। और उसी जो है दूध को विसर्जित करने के पश्चात वो उसे क्या करते हैं? आहार भी करते हैं। तो ये जो आपका जो महंत जो है बलभद्र दास के द्वारा ही क्या हुआ था? दूधाधारी मठ का क्या आपका निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी वल्लभराज, ऑप्शन सी अमर सिंह और ऑप्शन डी राय जो है कि आपका ब्रह्मदेव। तो ध्यान रखेंगे, इन तीनों के द्वारा दूधाधारी मठ का आपका स्थापना नहीं किया गया था। हो सके आपको एग्जाम में महंत बलभद्र ना मिले और आपको देखने को मिल जाए आपको जैत सिंह, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, इनके कार्यकाल में हुआ था। और जो जिनके द्वारा किया गया था उन व्यक्ति का नाम क्या था? आपका महंत के आपका बलभद्र के आपका दास, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या कर लोगे आपका 3। छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने 17वीं शताब्दी में रायपुर के रजबंदा तालाब का निर्माण करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, जो बहुत प्रचलित टॉपिक है वो तो आपको पढ़ना है। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा था कि सतखंडा महल किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आया है। तो जितने भी छोटे छोटे निर्माण हुए हैं उन काल अवधि में वो सभी को आप याद कीजिए, वो आज नहीं तो कल एग्जाम को बार बार देखने को मिलेगा। उसी में से एक प्रश्न है कि कलचुरी शासक ने 17वीं शताब्दी में रायपुर के रजबंदा तालाब, मतलब कहाँ की बात हो रही है? रायपुर के लाहौरी शाखा की बात हो रही है। ऑप्शन ए जैत सिंह, दूसरा मेर सिंह, सी बरियार सिंह और डी आपका क्या आपका भुवनेश्वर देव। और किसकी बात हो रही है? रायपुर की बात हो रही है। और रायपुर के बाद क्या आपका रजबंदा के आपका तालाब की बात हो रही है। हम ऐसा क्या करें कि हमको लंबे समय के लिए याद रहे? तो अपने आप से पूछो कि आपका रजबंदा तालाब, ऐसा मान लो कुछ तरीके की राजा की तालाब की बात हो रही है और एक ऐसा कोई राजा आएगा जो बोलेगा कि मोर तालाब बनाइए, बोलेगा कि मेरे नाम से मोर तालाब बनाइए। मैं बस कहना इतना चाह रहा हूं कि रजबंदा तालाब को कभी मत पढ़िए कौन बनवाया है, समझ पा रहे हैं? तो इनको बनवाने वाले व्यक्ति का नाम कहता है आपका मेर सी देव था, ऐसा आपको ध्यान रखना है।
तो इसका जो उत्तर हमारा क्या आपका बी होगा। लेकिन अब इसका नाम तो क्या आपका रजबंधा तालाब है, लेकिन ये जो व्यक्ति को आपका बरियार सिंह है, इसे यही याद कर सकते हो। इनके कार्यकाल में दो तालाब बनेगा, कौन आपका, एक बनेगा राजा तालाब, एक बनेगा राजा, और एक इसी जो है रायपुर में क्या बनेगा, खोखो तालाब का जो निर्माण है वो किस समय हुआ था आपका, बरियार सिंह के कार्यकाल में। समझ पा रहे हैं। ये जो खोखो तालाब है वो एक्चुअल में इनके एक दीवान होते हैं, कौन आपका, रामचंद्र देव, वो एक्चुअल में इनका निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखेंगे रजबंधा कौन, मेर सिंह, आपका जो राजा और खोखो तालाब इनके कार्यकाल में आपका बरियार सिंह के कार्यकाल में, ऐसा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, छत्तीसगढ़ कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन में समितियों के सदस्यों को निम्न में से क्या कहा जाता था। किसकी बात हो रही है, ये पंचायत समिति। तो क्या बोल रहे आपका, स्थानीय जो है प्रशासन में, और किसकी बात हो रही है, समिति की बात हो रही है। जैसे आज वर्तमान में ग्राम पंचायतों में अलग अलग समितियां होता है, वैसे ही कलचुरी काल में स्थानीय स्तर पर क्या आपका समिति हुआ करता था, और इस समिति में अलग अलग सदस्य होते हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 10। वैसा ही पूछ रहे कि जो समिति के सदस्य थे वो एक्चुअल में उस समय क्या कहा गया था। ऑप्शन ए पंचकुल, ऑप्शन बी युगा, ऑप्शन सी मंडपिका, और डी आपका महत्तर। तो आज हम लोग क्या बोलते हैं, समिति कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, लेकिन उस समय समिति के सदस्यों को क्या बोला गया था। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम समिति के सदस्यों की बात करें तो उसे बोला गया था कि आपका महत्तर। और ये भी ध्यान रखेंगे कि एक समिति में मिनिमम का 5 और मैक्सिमम के आपका 10 सदस्य इसमें शामिल हुआ करते थे, जिससे बोलते थे कि आपका महत्तर। जबकि समिति के जो अध्यक्ष है उसे क्या बोलते थे, आपका महत्तम बोला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात इन सबका नाम कैसे याद करें, तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी समिति हैं, जितने भी समिति के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, पंच होते हैं। और यहाँ तो समिति को ही क्या बोलते हैं, पंचकुल कहते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे रिपीट कर दूं कि हम लोग इसको समिति बोलते हैं, और इस समिति के सदस्य कौन आपका पंच होते हैं, जबकि उस काल अवधि में इस समिति को ही क्या बोला गया था, आपका पंचकुल बोला गया था। जिनके सदस्य कौन होंगे, आपका महत्तर होंगे, उसका अध्यक्ष कौन होगा, आपका महत्तम होगा। अब ये दोनों एग्जाम में पूछ सकता है युगा। ये युगा क्या है, तो अभी आपने देखा होगा कि धान खरीदी में जो सबसे अधिक चर्चित जो हमारा आपका विषय था, कौन था, हमारा आपका तुहर टोकन एप्लीकेशन था। इस तुहर टोकन एप्लीकेशन से आपको क्या मिलता है, आपको अनुमति मिलता है कि आप धान खरीद सकते हैं। वैसे ही उस समय का जो अनुमति पत्र है उसे क्या बोला गया था, युगा बोला गया था। तो ध्यान रखेंगे, इसे आप याद कर सकते हो, आपका अनुमति जो है पत्र को क्या बोला गया था उस समय, युगा। रही बात आपका मंडपिका, तो धान खरीदी में दूसरा जो सबसे अधिक चर्चित जो हमारा विषय है वो हमारा आपका मंडी होता है। तो ध्यान रखेंगे उस समय जितने भी व्यापार वाणिज्य केंद्र है, अर्थात मंडी को मंडी नहीं मंडपिका बोला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा प्रश्न देने का मतलब क्या है, तो मैं पुनः बोल दूं कि जितने भी कलचुरी काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ है वो सभी को खोद कर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब चाहो तो इतनी बातें आप याद कर सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में निम्न में से किस प्रचलित कर का संबंध विवाह से था। अब आप सभी जानते हैं कि पूरे एक राज्य को चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, अलग अलग तरीके से लगान चाहिए, कर चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा टैक्स की बात हो रहा है जिसका संबंध केवल और केवल किस सबका, विवाह से या ब्याह से था। ऑप्शन ए छीटा कर, ऑप्शन बी मई मुआरी कर, सी अग्रहार कर, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे राजा के द्वारा आपका सीधा जो है लगाने वाला कर में से एक था आपका छीटा कर, अर्थात विवाह करने पर आप ऐसा पढ़ सकते हो, इसे किताबों में लिखा गया कि आपका ब्याह जो क्या कर लोगे, आपका कर। समझ पा रहे हैं। ये एक ऐसा कर था जो कि आपका विवाह से संबंधित था। दूसरा है बस आपका मई जो है मुआरी कर। तो ध्यान रखेंगे जो मई मुआरी कर का संबंध निह संतान के आपका दंपत्ति से है, अर्थात अगर किसी जो है दंपत्ति का अगर कोई पुत्र या पुत्री नहीं होता है तो ध्यान रखेंगे उनके तमाम जो है जायदादों पर भी एक टैक्स लगता था, जो डायरेक्ट जो है आपका सीधा राजा के द्वारा आपका लगाया जाता था। उसे बोलते हैं मई जो है मुआरी कर। तीसरा क्या आपका अग्रहार कर है।
अग्रहार कर का मतलब ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई अगर जो ब्राह्मण है किसी गांव में अगर उनका रहवास होता था तो उस गांव के लोगों के द्वारा मिलकर समेकित रूप से एक टैक्स देते थे ताकि वो जो ब्राह्मण है आगे चलकर अपने जीवन का निर्वहन कर सके। उसे बोला गया था कि आपका अग्रहार कर, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो छीटा कर, मई मुआरी कर, अग्रहार कर, इनके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, कलचुरी वंश के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बात हो रही है? कलचुरी वंश के बारे में बात हो रही है और हमें क्या करना है? सही कथनों पर विचार करना है। क्लियर है? आज जितने भी हमारे प्रश्न होंगे सभी किसमें होगा? कलचुरी वंश पर ही है। आगे बढ़ते हैं। पहला, राय ब्रह्मदेव द्वारा रायपुर शहर को बसाया गया था। किसकी बात हो रही है? अर्थात रायपुर शहर की जो स्थापना है क्या वो राय जो है ब्रह्मदेव ने किया था? तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रायपुर शहर को बसाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आपका रामचंद्र देव है। रायपुर शहर को बसाने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम कौन? आपका रामचंद्र देव है। ध्यान रखेंगे। जो हमारा कमीशन है मानता है कि रायपुर के लाहौरी शाखा की जो स्थापना भी इन्होंने भी किया था, ऐसा कमीशन का मानना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज सिंह द्वारा तखतपुर शहर की स्थापना किया गया था। किसकी बात हो रही है? राज सिंह द्वारा क्या बात हो रही है? तखतपुर शहर की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो तखतपुर शहर है उसे किसने? तो उस समय के तत्कालीन राजा तखत सिंह के द्वारा आपका बसाया गया था। तो दोनों के दोनों हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। और पूछा गया आपका सही कथन पूछा गया है, दोनों गलत है। तो हम कह सकते हैं ना तो एक न ही आपका दो, ऑप्शन क्या आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, कलचुरी वंश के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है? कलचुरी वंश के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। हमारा आपका पहला ऑप्शन है, कल्याण शाह द्वारा राजस्व प्रबंधन की जमाबंदी प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। किसकी बात हो रही है? एक राजा थे कल्याण शाह, बताया जा रहा कि इनके द्वारा जमाबंदी प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा आपका सही है? तो इसको अलग से मत पढ़ा करो। यही कल्याण शाह है, यही जो है कल्याण शाह है जो क्या बोलते इसको मुगलों ने क्या किया था? बंदी बनाया था। इसी जो है कल्याण शाह को मुगलों ने बंदी बनाया था और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? जमाबंदी प्रणाली। अर्थात हम कह सकते हैं ये भूमि से संबंधित जो कि आपका एक राजस्व प्रणाली था कि स्थायी भूमि किसका है, अस्थायी भूमि कितना किसका है और उस भूमि पर कितना कितना लगान होना चाहिए, इस बात की जो व्याख्या जो ब्यौरा है वो कहाँ था? इसी जो है जमाबंदी प्रणाली में। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन याद नहीं करेंगे, इसको बंदी बनाया गया था और ये एक क्या लेंगे? आपका जमाबंदी प्रणाली लेकर आएंगे। स्टेटमेंट हमारा आपका सही हुआ। आगे, लक्ष्मण शाह द्वारा राज्य कर लेखा जोखा संबंधित देश बही का प्रारंभ किया था। किसकी बात हो रही है? आपका देश बही का। अब यहां पर बात हो रही है कि भूमि किसका है, भूमि पर कितना कितना लगान होना चाहिए, इसका बात कहाँ हुआ है? जमाबंदी में। लेकिन अगर हम टैक्स लगा रहे हैं तो कितना आय कितना व्यय हो रहा है, इस पूरे का जो लेखा जोखा है वो कहाँ होगा? हमारे पास देश बही में। और इस देश बही का जो प्रारंभ किसने किया था? लक्ष्मण शाह ने। ये बात एकदम सही है। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? आपका सी होगा। 1 व 2 क्या आपका दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में गज किला का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? किसकी बात हो रही है? छत्तीसगढ़ के रतनपुर में गज किला का निर्माण। तो अब पूरे जब अगर कल्चरल वंश को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि रतनपुर में एक बड़ा जो क्या किया था? किला का निर्माण करवाया गया था। अब ऐसा पढ़ो कि सामान्य कि रतनपुर में एक वृहद या बड़ा जो है विशाल किला का निर्माण करवाया गया था। एक्चुअल में उसी जो है किला को क्या बोलते हैं? गज किला कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा कौन आपका? पृथ्वीदेव क्या आपका द्वितीय होगा। कौन आपका? पृथ्वीदेव द्वितीय। किसकी बात हो रही है? रतनपुर का गज किला। अब इस द्वितीय के बारे में हमको बहुत सारी बातें ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इस द्वितीय के बारे में क्या क्या बात ध्यान रखें? तो क्या कर सकते हो? 2 जो है नरसंहार, मतलब किसी को पराजित करेंगे, मारता हुआ दिखाया गया है। तो आप पढ़ सकते हो 2 जो है नरसंहार। ध्यान रखेंगे द्वितीय 2 नरसंहार। आपको 2 जो है क्या पढ़ना है? सामंत पढ़ना है। 2 आपको सामंत पढ़ना है। एक हमारा पढ़ना है वल्लभराज
और एक आपको इसी समय क्या पढ़ना है, ब्रह्मदेव। क्या कर लोगे आपका ब्रह्म जो कि आपका देव। तो यही जो वल्लभ राज है जो एक्चुअल में क्या करेगा, ध्यान रखेंगे, आपका खारंग झील का निर्माण करवाया था। खारंग झील आपका बिलासपुर के निकट क्या करेंगे, खारंग झील का निर्माण इनके जो है सामंत वल्लभ राज द्वारा करवाया गया था। अब प्रश्न उठता है कि सर दो जो है नरसंहार का मतलब क्या है। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं नरसंहार की बात कर रहा हूं मतलब किसी को पराजित करेंगे और एक जो है अपने आप को ही मारता हुआ दिखाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये जो गज किला है, इसी जो है गज किला में एक रावण की मूर्ति है। इसी जो है गज किला में एक रावण की मूर्ति है। और उस रावण की मूर्ति में क्या मेंशन है, मेंशन यह है कि रावण जो है अपने आप को स्वयं जो है मारते हुए दिखाया गया किसमें, इस गज किला में। तो ऐसा पढ़ सकते हो, एक नरसंहार। दूसरा कैसे, तो दूसरा ऐसा होगा यहाँ बस क्या रहेगा, एक जो है गंगवंशी शासक। ध्यान रखेंगे, गंगवंशी जो क्या करेगा आपका शासक, गंगवंशीय शासक को इन्होंने क्या किया था आपका पराजित किया था। क्लियर है, गंगवंशीय शासक को इन्होंने क्या किया था आपका पराजित किया था, सबको ध्यान रखना है। वो कौन था, तो ध्यान रखिए वो आपका अनंत वर्मन जो है चोड़गंग है, उनके जो है क्या होंगे वो पुत्र होते हैं, उसे क्या करें पराजित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे द्वितीय जब बोलेंगे तो आपको दो जो है सामंत पढ़ना है, दो जो है क्या करोगे आपका नरसंहार, एक आपका रावण की मूर्ति और एक जो है अनंत वर्मन जो है चोड़गंगे क्या कर लोगे आपका पुत्र को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 9 की ओर। छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश में निम्न में से किस शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। किसकी बात हो रही है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। तो इस प्रकार की त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि हम पहले भी देख चुके हैं। अब सभी को पता होगा कि जो आपने पढ़ा होगा कि महाश्रीगुप्त बलार्जुन के जो पिता है कौन आपका हर्षगुप्त, उन्होंने भी क्या किया था त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। लेकिन यहाँ पर कलचुरी वंश की बात हो रही है और पूरे जो है कलचुरी वंश में जो सबसे अधिक जो प्रचलित है वो तीन व्यक्ति हैं। वो कौन कौन है, रत्नदेव क्या करोगे आपका पहला, रत्नदेव क्या करोगे आपका दूसरा, और एक हमारा क्या आपका रत्नदेव क्या करोगे आपका तीसरा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता है कि सर त्रिकलिंगाधिपति किसको बोला गया है, पहला को, दूसरा को, तीसरा को। सुनने में त्रिकलिंगाधिपति R3 में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर हमारा को आपका रत्नदेव आपका द्वितीय है। अगेन जब भी आपको बोलेंगे त्रिकलिंगाधिपति आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन तीन फेमस है, आपका रत्नदेव पहला, दूसरा, तीसरा, आपका त्रिकलिंगाधिपति तीसरा आपके दिमाग में आएगा। लेकिन एक्चुअल में इसका उत्तर कौन आपका रत्नदेव द्वितीय है। अब इसी से और क्या याद कर सकते हैं, इससे अगर हम चाहे तो तीन जो है युद्ध को याद कर सकते हैं। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं है। तो कौन होगा, रत्नदेव की आपका द्वितीय। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका तीन युद्ध आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। एग्जाम में कैसे आएगा, तो ध्यान रखेंगे आपका त्रिपुरी, एक आपका त्रिपुरी पर, एक हम कह सकते हैं आपका उड़ीसा का जो आपका सुवर्णपुर है, और एक हमारा क्या आपका बंगाल जो क्या आपका क्षेत्र में। तीन जो है आपका त्रिकलिंगाधिपति रत्नदेव द्वितीय। इसी समय ध्यान रखिए तीन इसके युद्ध को आप साथ में ऐड कर सकते हो। कैसे, तो ध्यान रखना ये जो क्या करेंगे आपका गया कर्ण को, ये जो क्या आपका त्रिपुरी नरेश के आपका गया कर्ण को क्या करेंगे आपका असफल करते हैं। उनका जो दक्षिण अभियान है उसे क्या करेंगे वो असफल करेंगे। अभी मैंने बात की यहाँ पर उड़ीसा स्वर्णपुर बेल्ट में क्या रहेगा, गंगवंशीय राजा, गंगवंशीय राजा। हमने क्या बात किया है, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन जो कि आपका चोड़गंग, उसे क्या करेंगे सिबरिन में उसे क्या करते हैं पराजित करते हैं। और तीसरा बंगाल में यहाँ पर क्या आपका गौड़ जो है आपका शासक, उसे भी क्या करते हैं पराजित कर अपने साम्राज्य का क्या करेंगे विस्तार करते हैं। समझ पा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये चाह रहे हैं कि तीन में से केवल आपको देखना है रत्नदेव द्वितीय को, और द्वितीय ही कौन आपका त्रिकलिंगाधिपति है। तो तीन युद्ध को केवल इन्हीं के पास देखिए, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10। निम्न में से किस कलचुरी शासक ने राजधानी रतनपुर को परिवर्तित कर छुरी कोसगई को बनाया था। तो हम सभी जानते हैं जब रतनपुर के कलचुरी वंश पढ़ते हैं तो कभी उसकी राजधानी तुम्मान होता है, तो कभी आपका रतनपुर है, तो कभी वर्तमान में आज वर्तमान का कोसगई बेल्ट है अर्थात छुरी कोसगई है। वही प्रश्न है कि छुरी कोसगई को राजधानी किसने बनाया था। ऑप्शन ए कल्याण साय,
ऑप्शन बी लक्ष्मण साय, ऑप्शन सी बहारेंद्र साय। तो कल्याण से क्या करेंगे, आपका जमाबंदी प्रणाली, कल्याण साय जमाबंदी प्रणाली, लक्ष्मण साय देश बही। तो छुरी कोस गई कौन करेगा, ध्यान रखेंगे आपका बहारेंद्र के आपका साय, इसका उत्तर क्या आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। निम्न में से किस कलचुरी शासक ने सतखंडा महल का निर्माण करवाया था। मैं यही बात कह रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले, मतलब पिछला संडे के संडे को जब देखेंगे, एक एग्जाम हुआ है, उसमें यही प्रश्न आया है कि सतखंडा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरा प्रयास कीजिए कि कोई भी छोटी छोटी बातें अगर हुआ है उसे आप याद करेंगे। ऑप्शन ए लक्ष्मण साय, बी कमल राज, सी सिरदार सिंह, और ऑप्शन डी राज सिंह। और किसकी बात हो रही है, रतनपुर में क्या आपका सतखंडा महल। तो पर्टिकुलर जो है सतखंडा महल नहीं लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है आपका एक बादल महल है। क्या है आपका एक बादल महल। तो बादल महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो आपका डी होगा कि आपका राज सिंह। तो इसी जो है बादल महल अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको इसमें 7 ऐसे दरवाजे मिलेंगे जो आज वर्तमान में खंडित अवस्था में हैं। इसीलिए जो है इस बादल महल को क्या बोलते हैं, सतखंडा महल भी कहा जाता है। जिसका निर्माण कौन कराएगा, तो ध्यान रखेंगे कौन आपका राज सिंह करवाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भोरमदेव मंदिर नागर की उपशैली चंदेल शैली में निर्मित है। किसकी बात हो रही है, भोरमदेव मंदिर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हमारा आपका कल्चुरी वन से बाहर हो गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो भोरमदेव मंदिर नागर की उपशैली चंदेल शैली में निर्मित है। ये हम सभी जानते हैं कि एक्चुअल में नागर की उपशैली और चंदेल शैली में आपका निर्मित हुआ है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे बढ़िए। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में लक्ष्मण देव राव ने किया था। किसकी बात हो रही है, भोरमदेव मंदिर, और कब की बात हो रही है, 12वीं शताब्दी, और कब का, लक्ष्मण देव राय। तो ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखेंगे हमारे पास इसका ऑफिशियल आंकड़ा है। ऑफिशियल आंकड़ा है कि आपका 1000 के आपका 89 एडी में इसका निर्माण हुआ है, जबकि यहाँ पास 12वीं शताब्दी लिखा हुआ है। तो यहाँ पास केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका उत्तर क्या आपका ऑप्शन ए केवल एक होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन में छोटे करों का संग्राहक अधिकारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे जितनी भी टैक्स प्रणाली है, जितनी भी प्रशासनिक इकाइयां हैं, जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं, उसे पूरा का पूरा रट डालिए। वो आपको आज नहीं तो कल एग्जाम में को देखने को मिलेगा। अगर आप कोई रिस्क नहीं चाहते हो तो पूरा पढ़ के जाइए। क्लियर है। ऑप्शन ए प्रतिहारी, बी कार्निक, ऑप्शन सी चार्ट, और ऑप्शन डी शुल्क ग्राह। और किसकी बात हो रही है, स्थानीय स्तर पर छोटे करों का संग्राहक, मतलब पंचायत स्तर पर बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा आपका डी के आपका शुल्क जो कि आपका ग्राह है। तो ये सब क्या है, तो ध्यान रखेंगे अगर मैं स्थानीय स्तर पर, अगर मैं स्थानीय प्रशासन में, अगर मैं सामान्य जो है सिपाही की अगर बात करूं, रक्षक की बात करूं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिहारी कहते हैं। रही बात कार्निक क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो क्या करता है, लेखा जोखा करते हैं, जो लेखा जोखा करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है आपका कार्निक कहते हैं। रही बात आपका चार्ट का, तो ध्यान रखिए आपका संपत्ति संबंधित, आपका संपत्ति जो है संबंधित जो पुलिस होते हैं, संपत्ति संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं, एक्चुअल में उसी क्या बोलते हैं, चार्ट कहते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि छोटे करों का संग्राहक कौन होता है। तो छोटे करों का जो संग्राहक है उसे क्या बोलते हैं, शुल्क जो क्या बोलते हैं, ग्राह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14। क्या लिखा है, कलचुरी वंश के अमात्य मंडल में राज्य का ज्योतिषी को किस नाम से पुकारा जाता था, कब, उस समय कलचुरी काल में, इसकी बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है, आपका अमात्य मंडल। अमात्य मंडल मतलब, अमात्य मंडल का मतलब होता है कलचुरी काल में शासन प्रशासन में जो भी आपका नियम जो है कानून है स्टेब्लिश करते थे, साथ ही साथ उनका संचालन करते थे, एक्चुअल में उसे बोला गया था कि आपका अमात्य मंडल बोला गया था। और प्रश्न है कि राज्य का ज्योतिषी को उस समय क्या बोला गया था। ऑप्शन ए
महापिलुपति, ऑप्शन बी नैमित्तिक, ऑप्शन सी दुष्ट साधक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और किसकी बात हो रही है? ज्योतिषी का। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारे को आपका नैमित्तिक। अब वो लोग ज्योतिषी को ज्योतिषी नहीं बोले हैं क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो हमारे को आपका संस्कृत है, तो ये लोग उसे क्या बोलेंगे? आपका नैमित्तिक। महापिलुपति, तो ध्यान रखना आपका जो हस्ती सेना का जो मुखिया है उसे क्या बोला गया था? महा जो है पिलुपति। और रही बात आपका दुष्ट साधक का, तो ध्यान रखना उसे बोलते हैं चोर जो है दौर्निक बोला गया है। क्लियर है? दुष्ट साधक मतलब आपका चोर पर निगरानी रखने वाला या चोर को जो पकड़ने वाला है उसी को क्या बोला गया था? आपका दुष्ट जो कि आपका साधक। ऐसे कई नाम आएंगे जैसे कि दांडिक, आपको शब्द मिलेगा कि आपका दांडिक शब्द मिलेगा, आपको शब्द मिलेगा आपका दंड जो है कि आपका नायक, दंड नायक। तो दंड नायक का मतलब है पुलिस अधिकारी, दांडी का मतलब है कि आपका सर न्यायिक अधिकारी या न्याय करने वाला कह सकते हो दांडिक, या बस पुलिस अधिकारी। जबकि यहाँ पर आपका दुष्ट साधक, ध्यान रखना इसी को बोलते हैं चोर। आपका चोर जो कि आपका द्वर्निक, क्योंकि संस्कृत भाषा था तो ध्यान रखेंगे दुष्ट साधक को इन लोग क्या बोलते हैं? चोर द्वर्निक। तो इसका जो उत्तर है ध्यान रखना आपका बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्योतिषी की बात हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15। कलचुरी वंश के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। फिर किसकी बात हो रही है? कलचुरी वंश। पहला रतनपुर क्षेत्र में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने किया था। ये बहुत आसान प्रश्न है कि रतनपुर क्षेत्र में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने। तो रतनपुर के अगर मैं कलचुरी वंश की बात करूं तो क्या कलिंग राज ने उसे स्थापित किया था? तो ये बात हमारा एकदम सही है। आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश की राजकीय भाषा क्या था? आपका संस्कृत था। इसीलिए तो चोर पकड़ने वाले को क्या आपका चोर नहीं बोल रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? चोर द्वर्निक कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ज्योतिषी को ज्योतिषी नहीं कह रहे हैं, नैमित्तिक कह रहे हैं। एक्चुअल में उनकी भाषा क्या थी? एक्चुअल में क्या थी? संस्कृत थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा पास सही है। तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर आपका सी होगा, 1 व 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16। कलचुरी काल में निःसंतान दंपति द्वारा राजा को निम्न से किस प्रकार का कर दिया जाता था? बताया ना कि कई प्रकार की अलग अलग आपको लगान आपको देखने को मिलेगा। उसी में से एक हमारा प्रश्न है, क्या रहेगा कि निःसंतान दंपति या जो निःसंतान जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, उसे अपना जितने भी उनकी संपत्ति है अगर उनका संतान नहीं होगा तो उनमें से भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक ऐसा टैक्स था जो डायरेक्ट जो है राजा के द्वारा पर लगाया जाता था। ऑप्शन ए अग्रहार, ऑप्शन बी मई मुआरी, ऑप्शन सी बुंदा कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और किसकी बात हो रही है? निःसंतान दंपति द्वारा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारे को आपका मई जो मुआरी है। रही बात बुंदा कर का, तो ध्यान रखना जो बुंदा कर है वो एक्चुअल में एक जो कि आपका विधवा जो कि आपका टैक्स था, विधवा कर था, कि अगर कोई विधवा अगर विवाह रचाती है तो एक्चुअल में उन्हें भी क्या आपका टैक्स देना होगा। रही बात अग्रहार का, बता चुका हूं कि अगर जो है किसी जो है ब्राह्मण का किसी गांव में रहवास होता है, अगर उन्हें अपने जीवन का निर्वहन अगर आगे करना होगा तो गांव के सभी लोग मिलकर जो है समेकित रूप से क्या करेंगे? अपने अपने कमाई में से कुछ हिस्सा देंगे। उसी को क्या बोलते हैं? अग्रहार क्या बोलते हैं? टैक्स कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हमारे को मई जो कि आपका मुआरी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17। लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किसने किया था? अब किसकी बात हो रही है? लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी। अब हम सोचते हैं इसको याद कैसे करें। किसकी बात हो रही है? महिषासुर मर्दनी। ये नाम आपको कम से कम 2-3 बार आपको देखने को मिलेगा पूरे इस कलचुरी वंश में। तो एक बनेगा आपका चैतुरगढ़ में और एक बनेगा कि आपका लाफागढ़ में। एक बनेगा चैतुरगढ़ में और एक हमारा कहाँ बनेगा? आपका लाफा जो कि आपका गढ़ में। हमें ये देखना है कि सबसे अधिक फेमस कौन है। आप अपने आप से पूछो कि पूरे कलचुरी काल में आपके दिमाग में क्या आता है। या तो आपके दिमाग में कलिंग राज आता होगा, या तो आपके दिमाग में आपका रत्नदेव का आपका पहला आएगा। अगर मैं प्रचलित राजा की बात करूं तो ध्यान रखेंगे चैतुरगढ़ और लाफागढ़ में चैतुरगढ़ ज्यादा फेमस है। ऐसा मान लो कुछ देर के लिए कि चैतुरगढ़ को कौन आपका कलिंग राज करेंगे, तो लाफागढ़ को कौन आपका रत्नदेव कौन करेगा? आपका पहला करेगा। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चैतुरगढ़ अधिक फेमस है तो कलिंग राज अधिक फेमस है, आपका लाफागढ़ और क्या आपका रत्नदेव क्या आपका पहला।
हमारे सामने जो ऑप्शन है कि आपका कमलराज, पृथ्वीदेव, रत्नदेव पहला, और डी आपका क्या, आपका कलिंगराज। और किसकी बात हो रही है, आपका लाफागढ़। लाफागढ़ फेमस नहीं है, तो ऐसा कर लो, इसका उत्तर कौन रहेगा, रत्नदेव क्या आपका पहला। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के चतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब किसकी बात हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, चतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब ये चतुरगढ़ लाफागढ़ से अधिक फेमस है, रत्नदेव की तुलना में कलिंगराज फेमस है, कुछ देर के लिए मान लीजिए। तो इसका जो उत्तर क्या हम आपका ए होगा, कौन होगा, कलिंगराज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या करोगे आपका 19। प्रश्न क्रमांक 19 में छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश में सबसे छोटे आकार के रजत सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था। किसकी बात हो रही है, रजत सिक्के किसकी बात हो रही है, कलचुरी वंश में सबसे छोटे आकार का। और क्या हो आपका, चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे। ऑप्शन ए जगत देव, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव पहला, और बहारेंद्र के आपका साय। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपको बोलते हैं सबसे छोटे आकार के सिक्के, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे बड़ा तालाब किसने बनाया था। तो सबसे बड़ा जो तालाब है वो पृथ्वीदेव पहला बनाएंगे, तो सबसे जो छोटे सिक्के हैं वो कौन बनाएगा, पृथ्वीदेव क्या करोगे आपका द्वितीय। तो इसका जो उत्तर है वो आपका क्या, आपका ऑप्शन बी है। और ये भी ध्यान रखना कि यही है जो अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ करेंगे, रायगढ़ बेल्ट में। अपने साम्राज्य का विस्तार कांकेर लेके जाएंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ लेके जाएंगे, हमारा आपका उड़ीसा तक लेके जाएंगे, ऐसा कुछ ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे, मधुका मारनव जटेश्वर, क्लियर है, यही वो पृथ्वीदेव द्वितीय है जो क्या करेंगे, सिबरी नारायण क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, जो अनंत वर्मन चोड़गंग का जो पुत्र है कौन आपका, मधुका मारनव जटेश्वर है, उसे क्या करते हैं, वो पराजित करते हैं। तो अपने साम्राज्य का बड़े स्तर पे विस्तार करेंगे, लेकिन सबसे छोटे सिक्के भी चलाएंगे, कौन आपका, रजत सिक्के, क्लियर है। तो इसका उत्तर आपका बी। आज का अंतिम प्रश्न है, रायपुर के कलचुरी वंश में राजाओं द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि धारण किया गया था। किसकी बात हो रही है कि रायपुर के जो कलचुरी वंश है वो किस प्रकार की उपाधि धारण किया करते थे। ऑप्शन ए युवराज, ऑप्शन बी कुशलाधिपति, ऑप्शन सी महाराजकुमार राजा, और ऑप्शन डी राजकुमार। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो उत्तर है वो क्या कर लोगे, महाराजकुमार। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो रत्नदेव जो आपका द्वितीय है वो क्या करेंगे, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। कितना, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। और क्या करेगा, 3 क्षेत्र में आक्रमण करेगा। एक हमारा कौन आपका त्रिपुरी जो आपका कलचुरी वंश, एक हमने किसकी बात करेंगे आपका उड़ीसा बेल्ट में करेंगे, और एक हमारा आपका बंगाल में। मैं बताना ही चाह रहा हूं कि रत्नदेव द्वितीय जो है त्रिकलिंगाधिपति, और 3 युद्ध को एक साथ देखिए, किसको करेंगे, तो गया कर्ण को असफल करेंगे, अनंत वर्मन जो है चोड़गंग को हरा देंगे सूर्यनारायण में, और तीसरा आपका बंगाल में गौड़ राजाओं को हराकर क्या करेंगे, अपना साम्राज्य का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो चाहो तो आप इसे इस प्रकार से पढ़ सकते हो। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की कलचुरी और रायपुर के लाहौरी शाखा पर 20 हमारा प्रश्न। क्लियर है, कोशिश कीजिए इसे इस प्रकार से पढ़ें। हम पुनः बोल दे रहे हैं कि इस पूरे टॉपिक से और जो है अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप पूरा प्रयास कीजिए, एक अच्छी किताब पढ़कर जितनी भी कंटेंट उसे आपका एक जगह लाकर सही तरीके से उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है, चलिए आप सभी को धन्यवाद।